भारत की न्याय प्रणाली या कहूँ कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम बहुत मजबूत है। आज भी इस बेईमानी के, पाखंड के, नफ़रत के दौर में ऐसे ईमानदार जजेस मौजूद हैं जिनसे कहा जा सकता है कि उनके फ़ैसलों को लेकर के या उनके ज़रिए जो समीक्षा की जाती है, जो सोच आज भी पॉजिटिव मौजूद है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलता है और अदालतों के ऊपर आपको, हमको, हम बार बार कहते हैं, सबको पूरा भरोसा है। यही वजह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर के अदालत में जो सुनवाई चल रही है, अलग अलग पिटिशंस जो लगी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम निचली अदालतों के ऊपर और तमाम स्टेट्स की हाई कोर्ट्स के ऊपर अभी रोक लगाई है कि कोई भी फ्रेश केस किसी भी धार्मिक स्थल का यानी किसी भी वर्शिप प्लेस का नहीं शूट किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो इस वक्त में इतना बवाल खड़ा हुआ संभल में, जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद का सर्वे और उसके बाद वहाँ हुए तशद्दुद और इतने तनाज़ा के बाद में 5 लोगों की जो जान गई है, वो भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर सोचा और समझा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ये हुक्म देते हुए कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद के सर्वे से जुड़ा कोई भी नया मुकदमा मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की स्पेशल बेंच, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन मौजूद रहे। बाकी अदालत ने जो निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि जब तक सभी याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी अब मस्जिदों पर दावे वाली जो नए केस की याचिकाएं थीं, जिनको केस दाखिल किया जा रहा था, वो अब नहीं होगा। बेंच ने ये भी कहा कि हम 1991 के एक्ट की तमाम जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं और जो उसकी रूपरेखा है और दायरे की जांच कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना हलफनामा दाखिल करने का भी ऑर्डर दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। अब केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के अंदर अपना एक हलफनामा पेश करना होगा और उसके बाद, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसको देखते हुए हुकूमत यानी जो केंद्र की मोदी सरकार है, वो क्या अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिख करके देती है, ये तमाम चीज़ अब देखने वाली बात है। लेकिन लोगों के लिए एक राहत की खबर यही है कि किसी भी तरह का कोई नया सर्वे, ख़ासतौर से किसी भी मस्जिद के ऊपर जो नए नए दावे डालने जा रहे हैं, चाहे संभल का मामला हो, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का मामला हो, अजमेर दरगाह का मामला हो, बदायूं का मामला हो, कहीं का भी अगर कोई केस है तो वो अब किसी भी तरह फ्रेश एप्लीकेशन के तहत दायर नहीं किया जा सकता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, ख़ासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले, 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे ले जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके खिलाफ
और उसके फेवर में दोनों ही तरह से जो याचिकाएं हैं, पिटिशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई थी। अदालत ने उन सबको एक्सेप्ट भी किया है। आप भी इस बात को बेहतर जानते हैं। इस बात को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकीलों की टीम मौजूद थी वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर के उनका साफ कहना था कि उन्हें सुने बिना इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो 6 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें अश्विनी उपाध्याय के ज़रिए जो एक याचिका दायर की गई है, अपनी याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की धारा 2, 3 और 4 को निरस्त कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। अपोजिट साइड का यह कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान हैं जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है, उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है, चूंकि जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। आदेश क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश अभी लिखा नहीं, चूंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश लिखा नहीं गया है, कोर्ट आदेश बाद में आएगा, तो देखेंगे क्या आदेश आता है। हमारा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून ना आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ पिछले कई सालों में टेम्परेरीली सही, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, संविधान की गरिमा को, जो संविधान चाहता है देश की सुप्रीम कोर्ट से, उसको रखा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये फैसला शायद हमारे पक्ष में नजर आ रहा है, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मनाही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी, इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मनाही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना, इसीलिए हम लोग तो ज्यादा खुश नहीं है इससे। लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। और ये एक बात मैं और कह दूं कि जब ये इतने सालों से सो ही रहे थे, तो अभी कौन सा तूफान टूट जाएगा, कुछ दिन रुक जाए। तो पर आज एक और जो महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि मैंने तो शायद सुना है, पता नहीं सही सुना है या गलत सुना है, जो हमारा विरोधी पक्ष है उसने जैन साहब को अपना वकील बनाया, नोडल वकील प्रपोज किया है। तो एक बात तो तय हो गई कि जैन साहब जो हैं उस पक्ष के सबसे धुरंधर वकील हैं, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई, जो मैंने अगर सुना है, सही सुना है, तो तुषार मेहता साहब ने भी उनका नाम प्रपोज किया था। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई हैं आज। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है।
लेकिन दूसरी तरफ नफ़रत का पैमाना देखिए ज़रा। ये इसी दौर की बात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट के ये ईमानदार जजेस सुओ मोटो भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे जजों के ऊपर या दूसरी अदालतों के ऊपर कार्रवाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मामलों की सीरियसनेस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर अपना इंटरवेंशन ना दे तो क्या हो। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव ने जिस तरह से एक नफरती बयान दिया है, हालांकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया है, जवाब भी मांगा है और ये नोटिस भी इशू किया गया है कि किस संदर्भ में ये सब कुछ बोला गया था। समुदाय विशेष को या कहूँ कि मुसलमानों को कटमुल्ले जैसे लफ्ज़ों से, उनको कटुए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, शर्म ऐसे जज को आ जानी चाहिए कि जिसने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो वाकई निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। विश्व हिंदू परिषद VHP के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने जिस तरह के लफ्ज़ों का अपनी स्पीच में इस्तेमाल किया है वो वाकई उसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। इससे कितने लाखों करोड़ों मुसलमानों का जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस तरह के जजों को, न्यायमूर्तियों को ऐसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार, कोई हक है? और अगर नहीं है तो फिर ये देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो अल्टीमेट कस्टोडियन है भारत के संविधान का, उसको देखना चाहिए कि इस तरह के जजों के ख़िलाफ़ में या कोई भी हो, सिर्फ जज नहीं, कोई भी किसी भी पद पर अगर बैठ करके किसी भी समुदाय को, किसी भी मज़हब के पेशवाओं को, उस समुदाय को मानने वालों को अगर कोई भी इस तरह से गलत बोलता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे इनको जज की सीट पर, जज की कुर्सी पर से तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए और इनके हाथ में किसी तरह का कोई केस, कोई मुकदमा अब जाना नहीं चाहिए। एक ऐसा आदमी जो खुद विवादित बयान दे रहा है, जो भड़काऊ भाषण दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर उगल रहा है, जो भी सुन रहा है पूरी दुनिया में वो थू थू ही कर रहा है। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। किस तरह का नफरती बयान वो दे रहे हैं, उनकी हेट स्पीच से, उनकी भाषा से ये जाहिर नहीं होता कि वो एक सिटिंग जज हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई मामलों में, जैसे कि गाय को उन्होंने कहा था कि नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने मुसलमानों को लेकर के और भी बयानात दिए हैं और अब उन्होंने जिस तरह से मुल्ले, कटमुल्ले और ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, कठुआ बोला मुसलमानों को, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मुझे उम्मीद है कि आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का कड़ा सख्त एक्शन लेगा, कोई स्टेप लेगा कि वो एक नज़ीर कायम होगी और इस तरह के जो जस्टिस शेखर यादव जैसे लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो एक मिसाल बनेगी पूरे भारत में कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले न्यायाधीश, जस्टिस, अगर इंसाफ की जिनसे उम्मीद की जाती है, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ किसकी तरफ नज़रें लगाई जाएं, कहाँ किसकी तरफ इंसाफ की उम्मीद की जाए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।